नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं पाग इंडिया। आज हमारे साथ विशेष बातचीत करने के लिए सामाजिक आंदोलनों में अग्रणी रहने वाले यशवर्धन सिंह जी शेखावत मौजूद हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। फिर दूसरी तरफ राजेंद्र सिंह जी हैं, जो कि राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पश्चिमी राजस्थान से आते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। यशवर्धन सिंह जी, हाल ही में राजपूत समाज द्वारा जयपुर में एक रैली आयोजित की गई। क्या मांग थी, क्या विषय था, इसके बारे में हम बातचीत करना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जो रैली शब्द है इस पर कहना चाहूँगा कि रैली नहीं थी। संघ का 75वीं स्थापना दिवस था और संघ से जुड़े हुए पूरे राजस्थान, पूरे भारत से जो लोग थे, उनकी बड़ी इच्छा थी कि स्थापना दिवस पर हम सब लोग एक जगह इकट्ठा हों और संघ की दृष्टि पर बात करें। तो उस विषय पर ये पूरा आयोजन था और इसे हम समागम कहेंगे, रैली नहीं कहेंगे। तो संघ महासमागम उत्साह और जोश इतना बढ़ गया कि जितनी संख्या हमने सोची थी उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा संख्या वहाँ आई और पूरे राजस्थान, पूरे भारत में एक नज़ीर बनी कि किस तरीके से राजपूत समुदाय अनुशासित रूप से आया, अनुशासित रूप से बैठा और अनुशासित रूप से विसर्जित हुआ। तो एक बड़ा नज़ीर बनी है ये समागम। अन्य समाजों के लिए भी एक नज़ीर बन गई। जहाँ भी हम जा रहे हैं पूरे जयपुर में या जिस भी वर्ग में, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे सामान्य जन हो, सब में एक चर्चा है कि इतना बड़ा आयोजन बड़ा पीसफुली हुआ, बड़ा अनुशासन में हुआ। तो इस विषय पर सब जगह चर्चा है। तो इस समागम के बारे में आप इसे रैली नहीं समागम कहा जाना चाहिए। संगठन की स्थापना, क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना जो है वो पिलानी में की, लेकिन रैली जयपुर में की गई, जिसका सीधा सीधा मतलब निकाला जाता है शक्ति प्रदर्शन का। तो पिलानी ना करके जयपुर किया गया। देखिए, आदरणीय तनसिंह जी साहब जैसलमेर के बैरचेला में जन्मे, बाड़मेर में उनका गांव था और वो पढ़ने पिलानी गए। दिवाली वाले दिन, यानी आज़ादी से पहले, उनके मन में विचार आया कि एक ऐसा संगठन बनना चाहिए जो समुदाय में संस्कार निर्माण की बात करे। 1944 को ये विचार उनके दिमाग में पिलानी में आया। फिर वो 1946 में नागपुर गए। नागपुर से उन्होंने जो आरएसएस का जो तरीका है शाखा लगाने का, स्ट्रक्चर, वो समझा और वहाँ से उन्होंने इस चीज़ को शुरू किया। तो 1946 में ये संगठन वर्तमान स्वरूप में आया। और रही बात जयपुर की, तो 1971 में जो रजत जयंती मनाई गई वो जोधपुर में मनाई गई। 1996 में जो गोल्डन जुबली थी वो फिर से जयपुर में मनाई गई। जयपुर पूरे राजस्थान का लगभग एक सेंटर पड़ता है। पूरे राजस्थान से और पूरे भारत से जो लोग आते हैं, तो जयपुर आना वैसे भी ठीक लगता है, केंद्र में रहता है। तो इसलिए ये समागम यहाँ जयपुर में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। ऐसी चर्चा चल रही है कि इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो क्षत्रिय युवक संघ के ही जो स्वयंसेवक हैं और अभी वर्तमान में जो जोधपुर से सांसद हैं, ऐसी खबरें भी चल रही है कि वो आगामी राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं। गजेंद्र सिंह जी शेखावत को मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम जो है राजपूत समाज का आयोजित किया गया। ये जो खबरें चलाने वाले जो लोग हैं, मैं उनको नादान कहूँ या क्या कहूँ, कोई भी संगठन अपने 75 और क्षत्रिय युवक संघ जैसा एक वेल एस्टेब्लिश संगठन, जिसकी अपनी एक विचारधारा है, जिसका अपना एक कार्यक्रम है, जिसका कार्य करने का तरीका है, उसके हीरक जयंती समारोह को किसी पॉलिटिकल पार्टी के चीफ मिनिस्टरियल पोस्ट के चेहरों से जोड़ करके देखना मेरे ख्याल से नादानी है। और एक सामान्य आदमी भी समझता है कि पॉलिटिकल पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी या जो भी दल हैं, वो उनके अपने अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड्स और आलाकमान होते हैं, उनके कार्यकर्ता होते हैं। वहाँ पर कौन मुख्यमंत्री हो सकता है, नहीं होता, इस बात का फैसला वहाँ होता है। तो इस तरह की चर्चा चलाने वाले लोगों के अपने एक निहित स्वार्थ हो सकते हैं। हाँ, यह निश्चित तौर पर बात ठीक है कि राजपूत समाज का अधिसंख्यक हिस्सा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में कैलिबर वाले कॉम्पिटेंट लोगों की एक अच्छी लिस्ट है जो राजपूत समाज से बिलोंग करते हैं। उनको पार्टी उनमें से किसी को यदि मुख्यमंत्री का चेहरा कंसिडर करती है तो ये हम सबके लिए अच्छी बात है, क्योंकि पहले भी जो है 3-3 बार चीफ मिनिस्ट्री जो है समाज के पास रही है। लेकिन इसी समाज को चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए ऐसा क्लेम करने के लिए फलां व्यक्ति को बनना चाहिए, इस तरह के क्लेम के लिए इस तरह के आयोजन नहीं होते।
क्षत्रिय संघ की अपनी एक आइडियोलॉजी है, उसका अपना एक विचार है, और वो विचार किसको चीफ मिनिस्टर की कुर्सी देनी है, इस विचार से प्रेरित होकर के इतना शानदार आयोजन, मैं समझता हूँ इतने शानदार आयोजन के भव्यता पर ये एक तरह से एक नादानी भरा प्रश्न चिन्ह। देखिए चर्चा नहीं, मैं इसी में ऐड करना चाहूँगा कि ये तो एक चांस है कि श्री क्षत्रिय युवक संघ का एक स्वयंसेवक सांसद भी है और केंद्रीय मंत्री भी है, और उस मंच पर वर्तमान में राज्य सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर प्रताप सिंह जी और वर्तमान में केंद्र सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर गजेंद्र सिंह दोनों थे। 1996 की जो गोल्डन जुबली थी उसमें ये दोनों पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में आए। एक ने ट्रांसपोर्ट का जिम्मा संभाला, एक ने पानी का जिम्मा संभाला। उस वक्त ये दोनों किसी पद पर नहीं थे, तब भी ये सक्रिय थे। आज ये दोनों किसी पद पर हैं, तब भी ये सक्रिय हैं। और संघ की 75वीं जयंती पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी होंगे, ये तो कोई नहीं कह सकता था। 75वीं जयंती आती ही आती, चाहे गजेंद्र सिंह जी या राजेंद्र सिंह जी या प्रताप सिंह जी या धर्मेंद्र सिंह जी। चर्चा ये वाली चर्चा इसलिए जोर पकड़ती है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं थी, जबकि उनका जो चाहे विरोधी कह लीजिए, चाहे उनके प्रतिद्वंदी कह लीजिए, एक राजनीतिक परिभाषा में गजेंद्र सिंह जी शेखावत जो है इस कार्यक्रम में मौजूद थे। मेरा ऐसा अर्ज है कि वसुंधरा जी क्षत्रिय युवक संघ के कार्यक्रमों में बहुत आती रही है, और जोधपुर में भी आती रही। 2008 में जब वो मुख्यमंत्री थी तब भी वो आई। तनसेन जी की जयंती का यहीं इसी भवानी निकेतन में बड़ा कार्यक्रम था, लखी मेला था। और वैसे भी व्यक्तिगत रूप से उनके संघ की लीडरशिप के साथ बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं। ऐसा किसी एक कार्यक्रम में आना नहीं आना, इससे जो है मुख्यमंत्री की इक्वेशन बन जाए, ऐसा नहीं कहना चाहिए। इन सब लोगों के सबकी अपनी व्यस्तताएं भी होती है, सबके अपने कार्यक्रम भी होते हैं, तो हर व्यक्ति उस समय एक ही डाइस पर रहे ये आवश्यक नहीं है। जो डाइस पे नहीं रहा वो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, डाइस पे रहा वो कोई भी बन सकता है। ये पॉलिटिकल पार्टी को तय करना है, और निश्चित तौर पर गजेंद्र सिंह भी योग्यता रखते हैं, राजेंद्र राठौड़ योग्यता रखते हैं, वसुंधरा जी भी रखती है, और भी भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग जातियों के लोग ये योग्यता रखते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। वसुंधरा जी सादर आमंत्रित थी, लेकिन व्यक्तिगत व्यवस्थाओं के कारण वो इसमें शामिल नहीं हो पाई। तो किसी के आने नहीं आने से हमें इस तरह के कयास नहीं लगाने चाहिए। और अब तो समागम हो गया है, आपने भी देखा होगा कि किसी भी राजनीतिक दल के प्रति न तो बड़ा अनुराग दिखाया गया न दुराव दिखाया गया। दोनों तरफ से, एक तरफ से गजेंद्र सिंह जी, एक तरफ से राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब जो साथ। अगला सवाल ये है कि प्रताप फाउंडेशन जो आनुषंगिक संगठन है जी, ऐसा माना जाता है, ऐसा नैरेटिव है कि वो भाजपा के लिए काम करने वाली टीम है या फिर संघ में रह करके भाजपा के लिए काम करती है। इतना बड़ा जब समागम होता है तो इस आरोप को कितना मतलब आधार मिलता है, ये कितना निराधार होता है इस विषय पर आपने भी देखा कि 4 स्पीकर पॉलिटिकल पार्टी से बोले, दो कांग्रेस से, 2 बीजेपी से, सबको बराबर समय दिया गया, सबको बराबर अलग अलग टॉपिक दिए गए और वो लोग बड़े अनुशासन में उस पर बोले। और सब जगह चर्चा यही रही कि किसी तरह का कोई पॉलिटिकल डिस्कोर्स नहीं खड़ा किया गया, किसी को फेवरिज्म नहीं किया गया किसी के साथ। तो अब तो समागम हो चुका, आप भी इस बात को समझ सकते हैं। और प्रताप फाउंडेशन या श्री क्षत्रिय युवक संघ ने ये साबित किया कि वो केवल समाज के सापेक्ष है, अपने समाज के लिए काम करते हैं, अपने समाज के संस्कार निर्माण के लिए काम करते हैं। प्रताप फाउंडेशन राजनीतिक चेतना जागृत करने का मंच है हमारा, 100% मतदान की बात करता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों का रिप्रेजेंटेशन, सामाजिक मुद्दे हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिप्रेजेंटेशन खड़ा हो, उस पर बात करता है। किसी पॉलिटिकल पार्टी का न फेवर करते हैं न ऑपोजिशन करते हैं, बिल्कुल समाज सापेक्ष संगठन है। तो इसलिए इस समागम के बाद तो कम से कम हमें इस तरह की बातों को समझना चाहिए कि प्रताप फाउंडेशन बिल्कुल न्यूट्रल फाउंडेशन। ये बात आप कह रहे हैं कि ऐसा जो कयास है वो निराधार उन पर लगाया जाता रहा है। एक सवाल जिस पर मैं आप दोनों की जानकारी लेना चाहूँगा कि बॉलीवुड के अंदर जितनी भी तमाम फिल्में जो बनी 70 के दशक में, 80 के दशक में, 90 के दशक में, अब यदा कदा भी बनती रहती हैं। हालांकि उनमें थोड़ा सा पूंजीवाद ज़्यादा आ गया तो इस वजह से वो कम हुआ है, लेकिन पहले के ज़माने में जब फिल्में बनती थी तब ठाकुर को ही विलन दिखाया जाता था। ये किस प्रकार की मानसिकता को दर्शाता है? मैं पहले आपसे जानना चाहूँगा, फिर मैं इस विषय पर आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, ये कुछ तो वेल प्लान्ड एक पूरी कम्युनिटी के खिलाफ एक नैरेटिव गढ़ा जाने के लिए इस तरह के काम किए गए कि आप किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लगातार नेगेटिव शेड में दिखाओ। इससे लोगों का एक राजनीतिक उनकी मंशा भी थी कि बहुत सारी जगह, जैसे राजपूतों का बड़ा रिस्पेक्ट था, राजाओं ने, जब मैंने पिछले इंटरव्यू में भी कहा
कि राजाओं के पास 3 ऑप्शन थे, भारत में मिले, पाकिस्तान में मिले या इंडिपेंडेंट रहे। किसी भी राजपूत राजा ने ऐसा नहीं कहा कि मैं इंडिपेंडेंट रहूँगा। सबने देशभक्ति दिखाई, सबने कहा कि अगर जनता चाहती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हो तो हम जनता के जनमत के साथ हैं और हम भारत में मिलेंगे। तो हमारे राजपूत राजाओं की तरफ से कभी भी ये नहीं कहा गया कि हम इसको अपोज करते हैं। जब आज़ादी आई उस वक्त कुछ मुद्दों पर तत्कालीन सरकारों ने वादे किए, फिर तत्कालीन सरकारें उन वादों से पीछे हटी, उस कारण भूस्वामी आंदोलन और ये बहुत सारे आंदोलन खड़े हुए। तो राजपूत जो लीडरशिप थी उसकी बड़ी इज्जत थी। राजस्थान में पहले चुनाव में 160 सीटें थीं, उनमें 57 सीटों में राजपूत जीते। तो अगर ऐसा कोई नेगेटिविटी समाज में होती तो इस तरह की बात नहीं हो सकती थी। हमारे जितने भी पुराने योद्धा हैं और राजा हैं वो आज भी पूजनीय हैं। लोकतंत्र आने के बाद में 5-5 टर्म बीकानेर जितने भी राज परिवार हैं वो लगभग विजेता रहे हैं उनमें। तो इन सब नैरेटिव को ख़त्म करने के लिए कि इनकी जो पॉपुलैरिटी थी या इनके चरित्र के प्रति जो लोगों में विश्वास था, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए भी सोची समझी तरीके से भी ये काम हो सकता है। रही होगी कि आखिर क्यों, मतलब सिर्फ एक ही समाज को कह दीजिए या वर्ग को कह दीजिए टारगेट किया गया, क्या ऐसी मंशा क्या रहती होगी? मंशा यही थी कि भाई जितनी भी और जातिगत लामबंदी जो करनी होती है उसमें आपको किसी एक वर्ग को विलेन बनाना होता है। जैसे आज आपने मुस्लिम समाज को विलेन बना रखा। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, हर चीज़ में उनका रिलेशन निकाल कर विश्वमन किया जाता है। वही हालत राजपूतों की उस वक्त की गई और उसका कुछ प्रभाव भी पड़ा। लेकिन इन सालों में फिर से जो असलियत थी, जैसे हीरक जयंती का जो समागम हुआ उसमें मुख्य वक्ताओं के द्वारा भी सर्व समाज को साथ लिया गया। और इस हीरक जयंती की सबसे ज़्यादा बड़ाई इसी बात की हो रही है कि आपकी कौम ने, आपकी समुदाय ने इतना ज़बरदस्त अनुशासन का प्रदर्शन किया। तो जो हमारी असलियत थी वो तो ये है, और जो हमारे बारे उसको दिखाया नहीं गया, उसको जानबूझ कर सप्रेस किया गया। उसके पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, सोशल रीजंस भी रहे होंगे। तो अलग अलग तरह के रीजंस हैं, अलग अलग। आप इस विषय पर कि क्यों मतलब एक ही समाज को बार बार विलन की भूमिका में दिखाया गया। हम गाँव में देखते हैं कि दुर्जन सिंह जो नाम होता है वो तब निकाला जाता था जब नजर ना लगे, और हमारे बुजुर्ग जो है उनका नाम दुर्जन। लेकिन फिल्म में जो कर्ण अर्जुन फिल्म है उसमें ठाकुर दुर्जन सिंह को इस प्रकार से, और दूसरी बाकी फिल्मों में भी, कि जो विलन होगा, अपराधी होगा, उसको ठाकुर की या तो संज्ञा दी जाएगी या उनको संबोधित जो है ठाकुर के नाम से किया जाएगा। क्या मानना है? बड़ा प्रयास रहा फिल्मी चरित्रों के जरिए असलियत को छिपा करके और इस तरह के क्रिएशन किया गया कि इस सोसाइटी में तो सारे जो है विलेन ही होते हैं, और उसके अपने पॉलिटिकल निहितार्थ थे, बहुत स्पष्ट पॉलिटिकल निहितार्थ थे कि जो शासक जातियां रही हुई है उनके प्रति सोसाइटी में एक जो आदर का भाव था, उसके कारण जो बाकी लोगों को जब ये वोट की राजनीति एक्सरसाइज करनी थी तो निश्चित तौर पर एक सोचे समझे तरीके से ये पूरा खेल हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। आप देखिए कि आप गांव ढाणी में जाते हैं, एक बहुत कॉमन राजपूत जो अपना पशुपालन और खेती से अपना रोज़मर्रा का रोज़गार जुटाता है, उसको जो है वो सामंत बता दिया गया। अब आप देखिए उसकी ये एक पूरी तरह से तरीके से नरेशन एक क्रिएट की गई, और इस नरेशन के पीछे जो भी थे पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे। सामंत शब्द को ही नकारात्मक शब्द बना दिया गया। तो सामंत शब्द को ही नकारात्मक बना दिया गया, और ये तय करा दिया गया कि अब आप देखिए, जैसे मान लीजिए अभी किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में कोई लाठीचार्ज हो जाए, और या मान लीजिए पुलिस गोलीबारी में कोई मर जाए, तो ऐसा होता है क्या उस मुख्यमंत्री के बेटे को, उसके पोते को, लगातार लोग जो है उसके पड़ पोते को ये कहते आए कि तेरा जो दादा था मुख्यमंत्री था वो कितना बदमाश और कितना अत्याचारी था कि इतने सारे लोग उसके राज में मर गए। राज की व्यवस्थाओं में कुछ कमियां भी रहती है, कुछ गलत निर्णय भी होते हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि आज़ाद भारत में किसी एक वर्ग को सर्वाधिक रूप से, चाहे फिल्मी चरित्रों के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से या जिस किसी माध्यम से, पता नहीं क्यों किया गया, लेकिन सबसे ज़्यादा जिनको आलोचना झेलनी पड़ी, विरोध झेलना पड़ा, और एक बायस उनके प्रति सोसाइटी में क्रिएट की गई बड़े तरीके से। लेकिन दरअसल होता क्या कि जब नई पीढ़ी अब आ गई, वो जब कई बार हमारे कई मित्र हैं वो मजाक करते हैं कि अच्छा ये जो चरित्र बताए जाते हैं ये आपके पुरखे ऐसे थे, आप लोग तो नहीं लगते हो। हमने कहा हमें तो नहीं लगा कि हमारे पुरखे ऐसे थे। तो जब लोगों का इंटरेक्शन बढ़ गया तो वो जो फिल्मी बातें थी वो फिल्मी रह गई, अब हकीकत जो है वो धरातल पे सामने आ गई, और ऐसे में इस तरह के जो आयोजन है उनसे भी साफ सामने आ गई। ये बातें ठीक है, कुछ बातें जो है वो उस समय की सामाजिक
विद्रूपताएं कह दीजिए, विकृतियां कह दीजिए, कि सोशल अनटचेबिलिटी जो है वो उस फ्यूडल एरा के अंदर पनपी। कैसे पनपी, उसके क्या धार्मिक कारण रहे, सामाजिक कारण रहे, मैं उसमें बहुत गहराई में नहीं जाना चाहता, लेकिन वो कहीं न कहीं सोसाइटी में प्रैक्टिस में थी। उस प्रैक्टिस के विरुद्ध में एक लगातार एक आवाज़ विद इन कम्युनिटी भी उठती रही, सब वर्गों में उठती रही, और हम लोग सारे लोग मिलकर के इस बारे में कई तरह से संवाद करते रहे, कन्वर्सेशन करते रहे। और अब पहली बार जो है राजपूत समाज ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म से इस तरह की चीज़ों को डिस्करेज किया है, स्पष्ट रूप से कहा है कि इस तरह की सोशल अनटचेबिलिटी को लेकर कोई भी एक्शन है, हम उसके साथ एज ए सोसाइटी नहीं है। ये कोई इंडिविजुअल ऐसा कृत्य करता है तो देश का कानून है। कार्यक्रम में भी जो है मुख्य वक्ता भगवान महावीर सिंह जी के द्वारा ये कहा गया था कि जो काफ़ी मसले जो आते हैं दलितों के, जो उनको घोड़े से उतारने के, उस विषय पर भी उनका व्याख्यान हुआ और काफ़ी जो है सोशल मीडिया पर वो चला। क्या ऐसा माना जाए कि ये उसी संबंध में उनके विचार थे? निश्चित तौर पर ये तो स्पष्ट ही है कि सोशल जो अनटचेबिलिटी से लेकर के जातीय विद्वेष तक की जो भी हमारी ये छुआछूत की जो विकृति है, उसके खिलाफ ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रहार था। आप देखिए कि आज़ाद भारत में ये एक ऐसी घटना है जिसको मतलब इस तरह से लेना चाहिए कि किसी एक ऐसे समाज ने, जिसके ऊपर ये आरोप लगता रहा है और विशेष रूप से सारे स्वर्ण समाज पर ये आरोप लगता रहा है कि वो जो है इस छुआछूत को प्रैक्टिस करते हैं, उन लोगों ने बिल्कुल तरीके से इस बात को जो है अस्वीकार कर दिया कि हम इस तरह की किसी भी भावना के साथ नहीं हैं। तो ये अपने आप में एक सामाजिक रूप से भी भारत में बड़ा क्रांतिकारी कदम है, इसको हमको इस स्पिरिट के साथ में लेना चाहिए। दूसरा, आपका जो पहले एक सवाल था उस पर मेरी हल्की सी लाइन है कि आपने कहा कि ये प्रताप फाउंडेशन जो बीजेपी की बी टीम है, दरअसल प्रताप फाउंडेशन राजपूत समाज की ए टीम है। उसका जो पहला इंटरेस्ट है वो राजपूत के पॉलिटिकल हित की सुरक्षा है, वो हर एक जाति को अपना सोचना चाहिए। शत्रुघ्न सिंह ऐसा मानता रहा है कि राजपूत समाज अपना ड्यू पॉलिटिकल जो उसका बनता है वो मांग रहा है, लेकिन इस राजस्थान में, भारत में बहुत सी जातियां रहती हैं जिनको भी इस लोकतंत्र के अंदर ठीक से पार्टिसिपेशन नहीं मिल पा रहा है। हमारी ऐसी बहुत स्पष्ट साफ मंशा है कि सब लोगों को जिनका पार्टिसिपेशन नहीं है उनको सबको बराबर मिलना चाहिए। और जिसके लोहिया ने बहुत पहले नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, लेकिन संख्या कई बार नहीं भी होती बहुत समाजों की, तो इसका मतलब है कि वो तो लोकतंत्र में पार्ट कर ही नहीं पाएंगे। हम ये चाहते हैं कि संख्या नहीं भी है तो सारी जातियों के लोगों को मिले, सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। तो इसलिए ये ए बी टीम का जो ये सवाल है ये बिल्कुल बेमानी है और रैली ने खारिज ही कर दिया इस सवाल को। और ये जो कदम उठाया है सामाजिक हार्मनी की तरफ बढ़ने का, ये उन सब ताकतों के मुंह पर करारा तमाचा है जो समाज में अब भी जो है विद्वेष फैलाना चाहते हैं, जो है दोनों कई समाजों के बीच में दूरियां करना चाहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें कोई भी सोसाइटी करती है, चाहे वो राजपूत समाज करे, दूसरा समाज करे, ऐसे कदमों को हम सबको आगे बढ़ करके उन सब कदमों का स्वागत करना चाहिए। देखिए, इस चीज़ के बारे में प्रकटीकरण तो उसने स्टेज से आदरणीय महावीर सिंह जी की बात से हुआ, लेकिन हमें माननीय संघ प्रमुख साहब ने पिछले 2-2.5 साल से आदेश दे रखा था। श्री छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन राजस्थान में लगभग सब जगह बैठ के कर चुका, और हर बैठक में मुख्य जो मुद्दे होते हैं उसमें भारतीय संविधान के प्रति पॉजिटिविटी लाना, दूसरे समाजों के साथ में अच्छे संबंध स्थापित रखना, भेदभाव नहीं करना, घोड़ी से नहीं उतारना, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं करना। तो हम ये एक पूरे अभियान के तौर पर श्री क्षत्रिय संघ की तरफ से पूरे राजस्थान में लेकर जा रहे हैं, और इसके अब रिजल्ट आना चालू हो गए हैं। और जो हमारे बारे में जो नेगेटिविटी लोगों के बीच थी, अब लोगों को भी समझ में आने लगा है कि नहीं, ये लोग तो बहुत अनुशासित लोग हैं, और इनके बारे में जो टीवी फिल्मों के माध्यम से जो बताया गया है, जो छवि चित्रित की गई है वो अलग है। जो आपने अभी दुर्जन सिंह और इस तरह के जो नाम लिए, वो असल में होता क्या था कि पुराने वक्त में बच्चे होते थे, बीमारियों के कारण खत्म हो जाते थे, तो एक टोटका होता था, 4-5 बच्चे खत्म हो गए तो फिर कहते थे कि ऐसा नाम रख दो जिससे नजर नहीं लगे। तो पूरे गांवों के ऐसे नाम है, दुर्जनपुरा हमारे झुंझुनू में 2 गांवों के नाम है, बच्चों के नाम शैतान सिंह, पहाड़ सिंह, डूंगर सिंह, दुर्जन सिंह, इस तरह के नाम इसलिए रखे जाते थे ताकि नजर नहीं लगे। उन चीजों को वही मिलते जुलते नामों को पिक करके और फिर एक नैरेटिव गढ़ा गया। जी बिल्कुल। अब चूंकि आप दोनों ही जो समागम जो हुआ, कार्यक्रम जो हुआ, या जिसको मीडिया वर्ग जो है रैली कह रहा है, आप उसकी कोर कमेटी में थे, बाकी अन्य वर्ग या समाज की जो बाकी जातियां हैं वो यदि ऐसा सम्मेलन करना चाहे तो मैं चाहूँगा कि आप अगर कुछ टिप्स उनको देना चाहें, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस कार्यक्रम में जो अनुशासन था काबिल तारीफ था।
अगर आप कोई टिप्स उनको देना चाहें, मैं आपसे भी वही टिप्स चाहूँगा, आपसे भी चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को जो है देखिए, टिप जो शब्द है इस पर मैं क्या कहूँ, लेकिन ये श्री क्षत्रिय युवक संघ सुझाव ये है कि ये श्री क्षत्रिय युवक संघ की 75 वर्षों की साधना थी, जो गांव-गांव रेगिस्तान में बैठकर उन्होंने कैंप्स लगाए। पूरी ये तीसरी पीढ़ी होगी मेरे ख्याल से श्री क्षत्रिय युवक संघ में, जो लगातार पिछले 75 सालों से प्रैक्टिस कर रही है कि अनुशासन क्या होता है। तो ये एक इतनी लंबी तपस्या और साधना और कुछ आध्यात्मिक आशीर्वाद, कुछ ईश्वरीय आशीर्वाद रहा, तो ये एक बहुत लंबी तैयारी का प्रकटीकरण था कि ये काम हो पाया। और आपने देखा होगा कि समागम के एक दिन पहले भी एक पत्रकार जिसमें हम दोनों थे, उन्होंने पूछा कि इसमें आप दिखाना क्या चाहते हैं इतने लोगों को समागम करके। मैंने कहा उसका एक बड़ा उद्देश्य ये है कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी सामाजिक लीडरशिप वो पॉलिटिकल लीडरशिप से ऊंची है। हमारा जो मुख्य मंच होगा उसमें केवल सामाजिक लीडरशिप बैठेगी, और जो उससे नीचे मंच होगा, जो राजनीतिक होगा, वो पॉलिटिकल लोग वहाँ बैठेंगे। हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे लिए सामाजिक नेतृत्व ऊंचा है सामाजिक समागम में, और पॉलिटिकल लीडरशिप नीची है, उस हाइट की नहीं है। तो इस चीज़ की मान्यता कैसे मिले? अगर आप दूसरे समाज या अगर कोई करे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस चीज़ के लिए उस हाइट के लोग भी चाहिए कि आदरणीय भगवान सिंह जी हो, उनके पास आदरणीय महावीर सिंह जी हो, और जो नए संघ प्रमुख बने, जो आजीवन जन्मते ही संघ से दीक्षित हैं, तो इस तरह का हाइट के लोग हों तब ये चीज़ संभव होती है। और 75 वर्षों की जो साधना है, लगातार आप उस समागम में 4 से 5 लाख लोग थे, और श्री क्षत्रिय युवक संघ की बैठकों में तालियां नहीं बजाई जाती, तो 5 लाख लोग उस कार्यक्रम में विशेष रूप से लिखा भी गया था कि आप 5 लाख लोगों ने उस अनुशासन को माना। तो आप ये मानकर चलिए कि 75 वर्षों की साधना है और कोई आध्यात्मिक आशीर्वाद है जो काम कर रहा था। आपसे कोई विशेष सुझाव? मैं आपकी जो बात है उसी को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, एक संगठन अपना काम करता है, जो तन सिंह जी का नारा था देश के लिए अच्छे नागरिक बनाने का, और उनका अपना एक, जिसको कहना चाहिए कि उन्होंने एक नारा दिया था कि जब ये क्षत्रिय युवक संघ का निर्माण वो कर रहे थे कि पूरा दुनिया ये बात मानती है कि खुद जियो और जीने दो। ये एक अच्छा नारा है, लेकिन क्षत्रिय युवक संघ का उन्होंने मोटो रखा कि खुद मर कर के भी दूसरों के जीने के अधिकार की रक्षा हमको करनी चाहिए। इस तरह की त्यागमूलक शिक्षा का, एक कैरेक्टर बिल्डिंग की शिक्षा का उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। और 75 सालों तक, जैसा यशवर्धन जी बता रहे थे, कि चुपचाप से उन्होंने एक साधना की। ये उसका एक तरह से ये हथेले पे सरसों उगाने जैसा खेल नहीं था। इसको हम कहें कि ऐसे रैली सफल कर दें, वैसे कर दें, ऐसे नहीं होता है। तो ये 75 साल की लगातार साधना का सौंदर्य प्रकट हुआ सारे समाज के सामने, और उसको सबने जो है अप्रिशिएट किया। तो मेरा तो एकमात्र कोई सुझाव हो सकता है सभी समाजों को, इस भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को, कि आज देश में जो सबसे बड़ा संकट पैदा हो गया है, नागरिक के रूप में एक कैरेक्टर डेफिसिट पैदा हो गया है। तो कैरेक्टर डेफिसिट को पाटने के लिए क्षत्रिय युवक संघ जैसी संस्थाएं संस्कार निर्माण, चरित्र निर्माण की सभी समाजों को क्रिएट करनी चाहिए। आज देखिए, आज वृद्धाश्रमों में जो है बुढ़े माँ बाप की भीड़ बढ़ रही है, बच्चे जो है उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, भाई भाई में झगड़ा बढ़ रहा है, देश में कितने कन्फ्लिक्ट हो गए, ऑफिसों के अंदर इस तरह का करप्शन बढ़ रहा है। तो नागरिक के रूप में हम मुल्क में फेल हो जाएं, इससे बड़ी विफलता हमारी आज़ाद भारत की क्या होगी। तो नागरिक के रूप में हम सफल हो जाएं, इस तरह के अभियान सभी समाजों को हाथ में लेने चाहिए। तो निश्चित रूप से इससे अच्छी रैलियां होगी, और हम चाहते हैं, हमारी बिल्कुल मंशा है कि सारे समाजों में ये नज़ीर बन जाए कि हम अपनी बात को बड़ी शालीनता से करें, किसी जाति धर्म के प्रति हम विद्वेष नहीं फैलाएं, आपस में मिलजुल के कैसे हम एक दूसरे का हाथ पकड़ करके और देश और दुनिया को हम नज़ीर बन सकते हैं, ऐसे अभियान सारे समाजों में चालू होने चाहिए। और इस तरह के अभियान होते हैं, इस तरह की अच्छी रैलियां सारे समाज करते हैं, तो निश्चित तौर पर ये तो हमारे प्रदेश और देश के लिए अच्छी बात होगी। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और राजस्थान की रोचक खबरों और किस्सों को जानने के लिए जुड़े रहिए पाग इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।